हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये क्लास 10 का टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप क्लास 8 में पढ़कर आए हैं कि लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है आपकी कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 12। मान लीजिए कोई भी मैं लीनियर इक्वेशन ले, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन होगी ये वन वेरिएबल के साथ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने लगे हैं? सिर्फ एक है। ये x हमारा वेरिएबल कहलाता है और जो इसके साथ लगा होता है कोएफिशिएंट होते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टू वेरिएबल की, तो क्वेश्चन की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन सकती है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कह दिया 7। अब बच्चों ये जो इक्वेशन होगी ये लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन कैसी होगी? टू वेरिएबल के साथ होगी। अच्छा बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें, जो वेरिएबल है हमारे जैसे x है तो इसकी पावर बाय डिफॉल्ट कितनी? 1 है। तो अगर हम बात करें सपोज वो कुछ इक्वेशन ऐसी हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लीजिए ऐसे दी रखी है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी बात हम कर रहे हैं लीनियर की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान से देखो, x और y हमारे कैसे हैं? एक वेरिएबल है, तो इसी इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन बच्चों अगर आप चैप्टर की तरफ ध्यान दो तो यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है। पेयर मतलब एक इक्वेशन नहीं होगी, उसका एक जोड़ा होगा, मतलब दो इक्वेशंस होगी। तो अगर हम बात करें कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसकी जनरल फॉर्म हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसका पेयर है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हम ऐसे ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये कैसी हो गई? ये पेयर हो गया दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म तो यही है। अगर आप इसको किसी क्वेश्चन के थ्रू अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 7y इक्वल टू 12। तो ये देखिए दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको समझनी है। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कैसे डिनोट करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम कैसे डिनोट करते हैं, और पेयर क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या कहती है। कुछ मेथड होते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए देखते हैं मेथड। आपके दो मेथड होते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको ग्राफ पेपर पे इस इक्वेशंस को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और दूसरा आपका मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई भी दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में। एक और ले लेते हैं हम, कुछ इस तरह से ले लीजिए, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों
एक चीज याद रखना, ये जो हमारे एक्स वाई है ये क्या कहलाते हैं, ये वेरिएबल कहलाते हैं, और जो ये 2 और ये 3 लगे हैं ये इनके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और एक चीज और याद रखना कि जैसे अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म अभी हमने देखा था कि ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये a और b जो कोएफिशिएंट है ये हमेशा a b और c की भी बात हम कर लें, ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और b भी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर तो इक्वेशन ही नहीं क्रिएट होगी बच्चों, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप समझिएगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को अगर हम कुछ जनरल फॉर्म की तरह लिखें, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हम कुछ इस वाली को हम कुछ इस तरह से लिखें, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर हम a1 अपॉन में a2 करें और b1 अपॉन में b2 करें, ठीक है, तो क्या a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 3। ऐसे b1 की वैल्यू कितनी है, 3, और b2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो बताइए क्या 2/3 3/4 के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो याद रखना कि अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होता तो इस केस में इन दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके बारे में कुछ समझ लीजिए कि इनको अगर a1 अपॉन में a2 नहीं है b1 अपॉन में b2 के बराबर तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप ग्राफ पे इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से जाएगी आपकी, ऐसे, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे ये जरूर कट कर रही होगी, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन जरूर होगा इसलिए हम इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। ये कहलाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, यहां तक नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोई हम दो इक्वेशंस और ले लेते हैं इसी तरह से, मान लीजिए मैंने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं a1 अपॉन में a2 करूं, यहाँ पे a1 ये है a2 ये है, ऐसे अगर हम b1 अपॉन में b2 करें और c1 अपॉन में c2 करें, ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए a1 की वैल्यू 2/4, यहाँ पे आएगा 3/6 और ये 4/8। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन में b2, और ये किसके बराबर है, c1 अपॉन में c2। तो याद रखिएगा कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, और अगर ये बराबर है किसके, c1 अपॉन में c2 के, तो इस टाइप की लाइंस कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। अब बच्चों देखो कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, जो बराबर है c1 अपॉन में c2 के, तो जो दो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को कहीं पर भी टच कर रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो इससे पहले वाले में किसी एक पॉइंट पे कट कर रही थी तो इसलिए एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो जितने पॉइंट्स पे कट करेगी वहां पे सॉल्यूशन कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको क्योंकि ये एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर है। और इस कंडीशन में देखिए जब भी कभी आपको सॉल्यूशन मिलता है तो वो हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। ये कहलाएगा क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम।
थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट में आपको ग्राफिकल मेथड में कुछ इस तरह से मान लीजिए कभी इक्वेशन आपको दे दे कि 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक आपको इक्वेशन मान लीजिए दे दी 6x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 इस तरह से दे दी। अब चलिए हम चेक करते हैं क्या a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और जो बराबर है c1 अपॉन में c2 चेक कर लेते हैं। देखिए a1 अपॉन में a2 कितना है 3/6, b1 अपॉन में b2 कितना है 2/4 और c1 अपॉन में c2 कितना है 4/3। चलिए चेक करते हैं, ये तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो इसके बराबर है 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, लेकिन क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो याद रखिएगा ये थर्ड पॉइंट है जो आपका, ठीक है, इसमें a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, जो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो कहलाएंगी आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी, मतलब जो दो लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल, तो ये कहलाएगी आपकी पैरेलल लाइंस। और सेकेंड, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये टच ही नहीं करेंगे, जब तक लाइन टच नहीं करती कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन। और जब कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही काफी है। तो आज मैंने आपको बेसिकली क्या बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उनका पेयरिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको आज बताई, ठीक है। तो इसको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़िएगा जितना भी मैंने बताया, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या मेथड्स। मेथड दो टाइप के डिस्कस है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक। तो आज मैंने आपको ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी का अगला पार्ट देखेंगे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये अच्छे से पढ़िए ग्राफिकल मेथड और इसको एक ग्राफ पेपर लीजिएगा और उस पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे अगर आपको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, इससे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी बताऊंगा कि कैसे अलजेब्रिक मेथड के थ्रू क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या कैसे हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू उसको ग्राफ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि जितना भी मैंने आज पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कोई क्वेरीज होती है तो आपने ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों।